हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्टिव जियोलॉजी का टर्म 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, तो उसका ये पार्ट 4 वीडियो है। एंड आप इससे पहले वाले वीडियोज़ को अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यार, बिना देरी किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो वीडियो होगा वो 9 चैप्टर एबव जो भी बच गया था, 4 से 5 चैप्टर का कंपाइलेशन, 2 या 3 चैप्टर का कंपाइलेशन इसमें है। एंड दैट्स ओवर, जो भी है इसी में भी इसमें ही है, ठीक है ना। तो आपको शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड अभी तक आप चैनल पर नए हो और चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो जियोलॉजी स्टडी करने के लिए, तो जल्दी से लेट्स डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले कि व्हाट इज़ सी। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, व्हाट इज़ सी, जो कि सी यानी कि समुद्र होता है, तो उस चैप्टर से ये उठाया गया है। व्हाट इज सी, तो देखो, ड्रोन्स फील्ड विथ वाटर लोकेटेड बिटवीन, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड, क्या है, मतलब कि सीज कहलाता है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पानी जो बड़ा सा महासागर है उसमें एक जल राशि जो है क्या कहलाता है, सीज कहलाता है। तो स्मॉल पार्ट्स ऑफ ओशियंस आर कॉल्ड ओशियंस और ओशियंस, यहाँ पे डबल ओशियंस है, एक का मतलब सागर, एक का मतलब आप समुद्र भी बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। दैट द ओशियन कोवर्ड अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखो यहाँ पे कि जो महासागर हैं पूरे अर्थ सरफेस को 70% घेरे हुए हैं, ठीक है। एंड चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ मैनी ओशियंस आर देयर ऑन अर्थ, मतलब कि पूरे पृथ्वी पर कितने ओशियंस हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि देयर आर 4 मैन्स ओशियंस ऑन अर्थ। यहाँ पे इसी टाइप से ही आपको आंसर को लिखना है। इस क्वेश्चन का मान्यता आपका 3 मार्क्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशियंस, मतलब कि जो सिंपल सा ओशियंस है वो क्या होता है, तो देखो पैसिफिक मतलब कि यहाँ पे प्रशांत महासागर है, तो इसका आप नाम भी लिख सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर के बारे में पहला, तो जो इसका डेप्थ है, ठीक है ना, तो इस ओशियन का जो डेप्थ है उसका कितना है, 4 किलोमीटर इसका गहराई है। एंड एरिया इज 1790 लाख स्क्वायर किलोमीटर से, मतलब कि इसका आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इसका एरिया है एंड किलोमीटर है वो क्या है। कंप्यूटराइज यहाँ पे है, और जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है वो मतलब कि राइटिंग में है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग का क्रिएट हुआ था, ठीक है। सेकंड क्या है कि अटलांटिक ओशियन, 3 में क्या है इंडियन ओशियन, और 4 में क्या है अंटार्कटिका। एंड नेक्स्ट जो हमारा है उसे हम लोग बोलेंगे राइट ए नोट ऑन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। मतलब इसे हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप को कैसे हम लोग स्लो करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, इस स्लोप के बाद क्या होता है कि द स्लोप ऑफ द ओशियन फ्लोर इंक्रीजेज आफ्टर 180 to 200 मीटर्स ऑफ डेप्थ टुवार्ड्स द सी, कंप्लीट। एंड उसके बाद है हमारा डिस्क्राइब ओशियन डिपॉजिट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी ओशियंस महासागरीय निक्षेप है उसे हम लोग किससे, मतलब कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड ऑन द ओशियन फ्लोर आर कॉल्ड ओशियंस डिपॉजिट्स, ठीक है। और सी डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस इरोजन एंड विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स अवेलेबल बाय द विदरिंग ऑफ वेजिटेशन, समझ में आ गया। एंड इसका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि जनरली ओशियंस डिपॉजिट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है लैंड बोर्न डिपॉजिट्स कहते हैं, सेकंड को वोल्केनिक डिपॉजिट्स कहेंगे, एंड लास्ट को पैलेजिक डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एक इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंड बोर्न डिपॉजिट्स क्या है, तो उसमें देखो कि इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स, ठीक है, इसको एक सेकेंड मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द डिपॉजिटेड ऑन द, ठीक है, टेरेस्ट्रियल स्लोप आर द रॉकी मटेरियल्स विच आर ब्राउट बाय रिवर्स एंड विंड्स सच एज, मतलब कि लाइक जैसे सैंड मीन्स रेत हो गया, सिल्ट हो गया, एटसेट्रा, इस टाइप से। एंड जो सेकंड है वोल्केनिक डिपॉजिट्स, देखो द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है, इमेनेटिंग फ्रॉम द यूरोप्शन, ठीक है, ऑफ द वोल्केनो इज फाउंड इनटू कंटिनेंट्स, ठीक है, सबमर्ज्ड कोस्ट एंड ओशियंस पार्ट, ठीक है। द डिपॉजिट्स ऑफ द सब्सटेंस इमेजिनेटिंग फ्रॉम द वोल्केनो फ्रॉम
द सरफेस पार्ट ऑल्सो ओक्यूर इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड वाइंस। आप इसे क्लियरली इसमें देख सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लिख सकते हो, नोट्स डाउन कर सकते हो। मैं पहले बता दूँ, इसका नोट्स आपको जो लोग कोर्स बाय नहीं किए हैं उनको नोट्स नहीं मिलने वाला है, आपको केवल वीडियो मिलेगा, इसमें ही आपको दिखना पड़ेगा। एंड थर्ड पार्ट पैलेजिक डिपॉजिट, ये क्या होता है भाई साहब? तो लिखा है कि दिस डिपॉजिट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच इज़ मेड अप द रिमेन्स ऑफ मैरीन लाइफ एंड फ्लोरा एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल इज़ फॉर्म्ड बाय डस्ट ब्राउट द विंड। समझ में आ गया कि जो मतलब कि हवा द्वारा जो भी डस्ट लाया गया है ना, मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा अलग एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि समुद्र से उतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए। एक अलग चैप्टर है अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनियस, ठीक है। इसका मतलब होता है ज्वालामुखी और भूकंप। तो अर्थक्वेक्स मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। तो व्हाट इज अर्थक्वेक्स, ठीक है। द सडन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक्स। दैट मीन्स कि जो अचानक से अगर जो धरती है वो कंपित होने लगे तो उसे हम लोग अर्थक्वेक्स बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ आप कि लिखा है कि एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि इसका जो विवरण है उसको आपको देना है एंड इसके कारक, जो भूकंप का जो कारक है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो कि द सडनली शैकिंग, ठीक है, ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक्स। मतलब कि अचानक से पृथ्वी का हिलना डुलना क्या कहलाएगा? अर्थक्वेक कहलाता है। अब द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक साउंड। मतलब कि अर्थक्वेक के समय जो भी आपको ध्वनि सुनाई देती है उसे अर्थक्वेक साउंड कहते हैं। इन एन ऑर्डनरी अर्थक्वेक द साउंड इज़ हियर्ड वेरी स्लोली। मतलब ये क्या होता है कि जब आता है तो लंबे समय तक तो पहले होता नहीं है एंड इसका जो है साउंड बहुत वेरी स्लोली हमें सुनाई देता है। एंड इसकी अगर विवरण की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लिखा है कि द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक्स, ठीक है, ओरिजिनेट्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसको तीन तरीके से, पहला देखो यहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स, मतलब कि भूकंप तरंगे, ये क्या होती है कि व्हेन एन अर्थक्वेक्स ऑक्यूर्स, ठीक है, तो 3 टाइप्स वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन। मतलब कि जैसे ही भूकंपीय तरंगों की हम लोग बात करते हैं तो 3 प्रकार के वेव्स क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, मतलब कि जनरेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्राइमरी वेव्स, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताते चलता हूँ। अर्थक्वेक्स वेव में पहला क्या है? प्राइमरी वेव्स, इसको हम लोग पी से डिनोट किया जाता है। आपको पी भी लिख दोगे तो भी चलेगा। These seismic waves occur in the interior of the earth which push the plates of rock back and forth। समझ में आ गया। एंड जो सेकंड है सेकेंडरी वेव्स, इसको हम लोग एस से भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स को हम लोग किससे? एस से भी बोल सकते हो। इसमें है कि these waves push the rocks, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी में क्या है कि ये उसको धक्का देता है, धक्का देने का ये काम करता है। जो प्राइमरी है तो जो अंदर का जो भी प्लेट्स आपको हैं उनमें धक्का देने का काम करेगा। एंड ये इसका क्या है कि पुश द रॉक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन ऑफ दियर पाथ। मतलब कि उसको परपेंडिकुलर उसको धक्का देने का ये काम करेगा। तो दियर स्पीड इज़ हाफ दैट ऑफ द प्राइमरी स्पीड, ठीक है। और दिस काउजेज ए लॉट ऑफ लॉस पब्लिक मनी, ठीक है। मतलब इसके कारण जो सेकेंडरी जो अर्थक्वेक्स है, वेव्स है, इसके द्वारा जनधन की काफ़ी सारी हानियाँ होती है। एंड लॉन्ग स्वेप्स, मतलब इसमें क्या होता है कि दिज अर्थक्वेक्स वेव्स मूव ऑन द सरफेस, दिज अर्थक्वेक्स टेक्स एंड अराउंड एट द सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड, ठीक है, रीचेज द सेंटर अगेन। मतलब कि सेंटर से ही उत्पन्न होकर और चक्कर काटते काटते इस पे आ जाए तो उसे हम लोग लॉन्ग वेव्स कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स। मतलब कि इसका हमको रीजन अब यहाँ पे लिखना होगा। तो जो इसका रीजन है बहुत सिंपल सा 6 रीजन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन का मार्क्स का जो होगा ना स्कोर, और जो लिमिट होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो देखो इसमें कि द मेन रीजन फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स आर, तो पहला वॉल्केनिक एक्शन, ठीक है। सेकंड अर्थ क्रस्ट फॉल्ट, सेकंड डिसलोकेशन इन लैंड बैलेंस, ठीक है, मतलब कि असंतुलन पैदा हो जाए तो हाइड्रोलॉजिकल मास, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ गैसेस,
डिस्प्रेशन ऑफ गैसेज, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी, ठीक है, ये चीज़। अब इन सभी के बारे में हम लोग एक एक लाइन, दो दो लाइन इसमें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कि वोल्केनिक जो एक्शन है उसमें क्या है, तो अर्थक्वेक कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ यूरुप्शन ऑफ वोल्केनो। इसका मतलब है कि जब भी ज्वालामुखी की जैसे क्रियाएँ अगर होगी तो हमें इसका एहसास, रियलाइज, एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। देयरफॉर अर्थक्वेक कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर फ्रॉम द वोल्केनो, ठीक है। एंड सेकंड है अर्थक्वेक फॉल्ट, मतलब कि भूपृष्ठ में कुछ गड़बड़ी के चलते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ड्यू द स्ट्रेस एंड प्रेशर, मतलब कि तनाव एंड प्रेशर बोल सकते हैं, ताप एवं दाब भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर भी। तो प्रेशर वैलीज स्टार्ट फॉर्मिंग इन द रॉक्स एंड व्हेन ए रॉक्स क्रैक सडनली, मतलब कि एक अचानक मतलब इस रॉक्स में चट्टान अचानक से अगर टूटता टकराता है तो वी एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक्स, मतलब कि फिर भी हमको क्या रियलाइज होगा कि अर्थक्वेक्स हो रहा है। एंड थर्ड जो है डिसऑर्डर इन द अर्थ बैलेंस, मतलब कि जो पृथ्वी का संतुलन है वो अगर डिसऑर्डर हो जाए, मतलब कि बिगड़ जाए, तो दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स ऑक्यूर्स इन द ट्विस्टेड माउंटेन ड्रोन्स वेयर द बैलेंस इज नॉट येट फुली, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। एंड उसके बाद 4 नंबर है हाइड्रोलॉजिकल लोड, अर्थक्वेक कैन बी एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू प्रेशर एंड वेपर जनरेटेड ड्यू टू वाटर ऑन द सरफेस एंड ऑल्सो ड्यू टू एक्सेसिव वेट ऑफ वाटर। समझ में आ गया, इतना कंप्लीट। एंड जो मेरा 5 है वो है कि डिस्प्रेशन ऑफ गैस व्हेन वाटर रीच बिलो, ठीक है, द अर्थ सरफेस ड्यू टू सम रीज़न, मतलब किसी कारणवश अगर पानी जो है अंदर में चला जाता है तो उसमें क्या होता है कि डिस्प्रेशन होने लगता है, ठीक है। अब वो गैसों का फैलाव होने के चलते अचानक से मैग्मा बनेगा और ऊपर फेंक देगा, तो इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अर्थक्वेक्स ड्यू टू चेंज इन ए वेपर एंड प्रेशर, मतलब कि इसमें बदल जाएगा तो क्या रियलाइज होगा हमें कि भूकंप आने वाला है। एंड जो मेरा जो नंबर 6 है वो क्या बोल रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ मूवमेंट इन द प्लेट्स, मतलब कि किसी कारणवश उसमें हलचल हो गया प्लेट में, मतलब कि हिलता डुलता है, देन क्या होता है कि अर्थक्वेक्स इज एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि हम लोग अर्थक्वेक्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, मतलब कि अर्थक्वेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो अर्थक्वेक्स आर 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, की उत्पत्ति के आधार पर इसे हम लोग कितने टाइप्स में बांटे हैं, 2 भागों में। पहला को नेचुरल अर्थक्वेक्स एंड आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक समझ रहे हैं, मतलब कि जो आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ही है, नेचुरल ही है, एंड आर्टिफिशियल बहुत छोटी सी टॉपिक है, ठीक है। तो नेचुरल में है कि दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स ऑक्यूर्स ड्यू टू नेचुरल काउजेस, ठीक है, एंड देयर आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स, समझ में आ गया। एंड फर्स्ट जो है वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स में है कि दोज अर्थक्वेक्स विच आर काउजेज बाय द यूरोप्शन ऑफ वोल्केनो आर कॉल्ड वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, मतलब कि इसमें भी ज्वालामुखी क्रिया को ही लिया है, क्योंकि इसमें कोई मानव का जो भी प्राकृतिक आपदा है उसमें मानव का कंट्रोल उतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। एंड अगला है कि जियो कंस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स, तो यहाँ पे कि द ओरिजिन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स इज ड्यू टू जियोलॉजिक एक्टिविटीज़, भूगर्भिक क्रिया के कारण ये सब उत्पन्न होता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल अर्थक्वेक्स, मतलब कि रासायनिक भूकंप, ठीक है। तो दोज आर अर्थक्वेक्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अर्थ, ठीक है, दे आर कॉल्ड केमिकल अर्थक्वेक्स, मतलब कि अंदर में पानी अगर जाता है तो जो रिएक्शन जो भी होता है आंतरिक क्रियाओं में उसे हम लोग केमिकल अर्थक्वेक्स बोल सकते हैं। एंड सेकंड आर्टिफिशियल अर्थक्वेक है, इसमें देखिए कि अर्थक्वेक काउजेज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, मतलब कि मानवीय क्रियाओं के कारण जब उत्पन्न होगा तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल अर्थक्वेक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखना क्लियरली कि दिया है कि इन द बिल्डिंग नियर द रेलवे ट्रैक, कि क्या है रेलवे ट्रैक के पास में अगर कोई बड़ा सा बिल्डिंग है तो देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ ट्रेम्बलिंग ड्यू टू द एक्सप्रेस पासिंग द हाई स्पीड, मतलब कि उस समय भी हमको रियलाइज़ होगा कि जब मान लीजिए रेलवे ट्रैक के बाहर में या इनसाइड में, मतलब बगल में जो भी है एक बड़ा सा बिल्डिंग हो, तो अगर एक्सप्रेस तेज़ी से पास होती है तो हमें अर्थक्वेक का रियलाइज हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, मतलब कि इसका जो अर्थक्वेक्स है इसका जो इफेक्ट्स वो कितने हैं। तो इसका 2 होता है। सबसे पहले हार्मफुल, मतलब कि नुकसानदायक। तो सबसे पहला चीज़ नुकसानदायक में कि सबसे ज़्यादा आपका नुकसान ही होता है, ठीक है ना, उसके बाद ही
आपका कुछ हो जाएगा इधर। तो चलिए आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, मतलब कि इसका जो हानिकारक प्रभाव है उसको हम लोग पहले देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कंडीशन है कि जो आपका आंसर लिखना है किताब में, सॉरी एग्ज़ाम में, उसमें आप केवल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ही दर्शाओगे, ठीक है। आगे मैं बताने के लिए सारा कुछ नहीं बताऊंगा, बट आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स यानी कि इसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो, अर्थक्वेक्स इज ए, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है, विच हैज़ द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स। तो क्या है, फर्स्ट देखो कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक मनी ड्यू टू अर्थक्वेक्स, कि मतलब अर्थक्वेक्स के दौरान, ठीक है, लॉट ऑफ पब्लिक मनी एंड जन धन जो होता है ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती है। मिलियंस पीपुल आर गो इनटू द ग्रीप ऑफ फैमिन, ठीक है। तो कितने लोग क्या होते हैं कि मतलब क्या होता है कि पूरे तरीके से उनका मतलब रुतबा ही बदल जाता है एक तरीके से बोले तो आर्थिक स्थिति के मामले में। ड्यू टू अर्थक्वेक्स द कोर्स ऑफ रिवर्स गेट चेंज्ड, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उसके दौरान जो है रिवर का कभी कभी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स गेट चेंज, ऐसे भी आप बोल सकते हो। एंड थर्ड है कि ड्यू टू अर्थक्वेक्स द रिवर और लेक, मतलब कि रिवर मतलब नदी हो गया, लेक मतलब झील हो गया। रिवर या नदी ब्रेक्स द ड्यू टू विच अर्थक्वेक्स ऑक्यूर्स, मतलब कि इसके दौरान जो होता है इनका निर्माण भी होता है, नदी और इसका लेक का। ड्यू टू अर्थक्वेक्स समटाइम द बिगेस्ट रॉक्स ऑन द अर्थ ब्रेक ड्यू टू विच क्रैक्स कम ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब कभी कभी होता है कि बड़ा सा चट्टान आपके धरती पे गिर चुका होता है और आपको इससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है और आप रियलाइज़ कर पाते हो इसको, ठीक है। एंड 5 नंबर क्या है कि समटाइम्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स द ट्रैफिक रूट्स गेट ब्लॉक्ड, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, यातायात के जो रूट है, ट्रैफिक रूट से वो ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। तो एंड लाइक जैसे कि बात करें कि रेलवे ट्रैक है, तो भूकंप के दौरान अगर वो इधर उधर छटक गया, बगड़ गया, तो उसे हम लोग डैमेज बोल सकते हैं, ठीक है। एंड रोड डैमेज, जो सिंपल मेरा सड़क होता है वो अगर डैमेज हो जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रैफिक रूट्स गेट ब्लॉक्ड, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, दैट मीन्स कि लाभदायक जो भी हमारे पास यहाँ पे होने वाला है उसके बारे में। तो पहला है वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल सब्सटेंस आर ऑब्टेन ड्यू टू अर्थक्वेक्स। एंड सेकंड है कि माउंटेन्स आर जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक्स, ड्यू टू अर्थक्वेक्स लेक्स आर फॉर्म्ड समवेयर, ठीक है। एंड 4 है हमारे पास कि समटाइम ड्यू टू अर्थक्वेक्स द कोस्टल लैंड में, ठीक है, सबमर्ज अंडर द सी एंड बिल्ड ए पोर्ट देयर, मतलब कि बिल्ड ए, यहाँ पे आप बोल सकते हो फील्ड देयर, यहाँ पे उसका भी ये बिल्ड कर देगा। एंड 5 जो है यहाँ पे देखो कि ड्यू टू द अर्थक्वेक कमिंग इन द सी एरिया, मतलब कि कहाँ पे आता है ये, सी एरिया है, मतलब समुद्री एरिया में। समटाइम तो होता है कि सबमर्ज लैंड कम्स अप, मतलब कि नीचे वाले जो जलमग्न होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और प्लेन फॉर्म्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि समतल मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जिसका हिंदी होता है क्या, ज्वालामुखी होता है। तो इसका इंग्लिश वोल्केनो होता है, ठीक है, वोल्केनो बोल सकते हो आप, वोल्केनो भी बोल सकते हो, कुछ भी जो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो व्हाट इज़ ए वोल्केनो, मतलब कि ज्वालामुखी क्या है, एंड हाउ डज इट ओरिजिनेट, मतलब कि यह कैसे उत्पन्न होती है। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो रॉकी मटेरियल्स मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू मैग्मा ओवर ए वाइड एरिया बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड, ठीक है, वोल्केनिज्म। अब जो इसका कारक है, उद्गार का जो रीजन है, कैसे निकलता है वो क्या है, तो बाय फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द प्रेशर ऑफ लेयर्स ऑफ द अपर रॉक्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस डिक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द लोअर, यहाँ पे मैं इसे मिटाने का प्रयास करता हूँ, ऑफ द लोअर लेयर्स ऑन द लेयर एज द प्रेशर डिक्रीजेज एज लोअर रॉक्स टर्न इनटू मैग्मा। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि होता यह है कि जब भी धूप आता है तो ऊपर वाले चट्टानों पे पड़ता है, अर्थात उसमें नीचे वाला कोई पड़ता है, तो जो ऊपर वाला जो दाब है वो तो कम होता ही है, बट नीचे वाला ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कारण से आपका मैग्मा का निर्माण होता है, एंड नीचे वाले जो भी चट्टान होते हैं मैग्मा में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, तो ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी देयर इज़ एन इन्फिनिट इंक्रीजेज इन हीट ड्यू टू विच मैग्मा इज फॉर्म्ड, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडियो एक्टिव
का जो भी साधन है उसका यूज से हीट बढ़ता है एंड ड्यू टू मैग्मा इज फॉर्म्ड, मतलब कि उसमें बदल जाएगा। एंड तीसरा है हमारे पास कि काउजेज ऑफ सरफेस वाटर व्हेन सरफेस वाटर गोज इनटू द रॉक्स इनसाइड द अर्थ सरफेस, कि मतलब अर्थ सरफेस से कभी रॉक्स में क्रैक्स की वजह से वाटर चला जाए तो ताप एवं दाब के कारण वो भी मैग्मा में चेंज हो सकता है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनो यूरोप्शन, कि इसके जो उद्गार है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो पहला, मैनी न्यू लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक यूरोप्शन, एग्जाम्पल माउंटेन्स, मतलब कि इसका क्या क्या मतलब कि अलग अलग चीज़ों में ये सिर्फ है, ठीक है। तो माउंटेन्स प्लेट यहाँ पे आप ले सकते हो कि एज दैट, ठीक है, द एज दैट कम आउट द टाइम ऑफ वोल्केनो इज़ वेरी फर्टिल, ठीक है। एंड नंबर 3 है कि मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एक्सक्रेशन हो सकता है, ठीक है ना, कि मतलब इसका जो जब भी उद्गार होता है तो मैनी टाइप्स क्या निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं। ड्यू टू दिस ए लैक कैन आल्सो बी फाउंड, मतलब किसके दौरान क्या होता है, लैक्स का भी निर्माण होता है। अब लैक का निर्माण होगा तो क्या होगा, लैक्स का निर्माण हो जाएगा तो आप उसका बेनिफिट समझ सकते हो, पिछला वीडियो मैंने बताया है। टेल अस अबाउट द नेशनल डायस्टर मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी प्रबंधन है, ठीक है ना, उसके बारे में। ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैव टू फेस डिजास्टर्स, ठीक है, इट कैन नॉट बी स्टॉपेड, ठीक है, फ्रॉम कमिंग। टू डील विथ दिस द नेचुरल डायस्टर मैनेजमेंट हैज़ एक्सपेंडेड विच हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो जो मेरा फर्स्ट है वो है कि टू इस्टाब्लिश कोऑर्डिनेशन फॉर डायस्टर, ठीक है ना, प्रिपेयर्डनेस, एंड उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज। सेकंड है प्रिपेयरिंग टू सर्विंग द डायस्टर क्रीचेस, एंड नेक्स्ट है हमारे पास टू अमेंड, ठीक है, द लॉज एंड रूल्स मेड टू डायस्टर मिटिगेशन, ठीक है, एंड उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज टी सुनामी, दैट मीन्स कि सुनामी क्या है। तो इसका हिंदी है कि टी सुनामी इज एन अर्थक्वेक्स दैट ऑक्यूर्स ऑन सरफेस ऑन द ओशियन, की महासागरों के परत पर जो भी कंपन होता है उसे हम लोग टी सुनामी कहते हैं। सच अर्थक्वेक्स ऑक्यूर अराउंड द कोस्टल एरियाज एंड ऑफ द ओशियन, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे मोस्ट PPI क्वेश्चन है। राइट द मेजर टू कंट्रोल इट, इसे हम लोग कैसे नियंत्रित करेंगे। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पहला चीज़, व्हेन द अमाउंट CO एंड मीथेन इंक्रीजेज इन द एटमोसफियर देन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि जब इन सभी की मात्रा बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस कहेंगे, ठीक है। एंड इसको अब हम लोग कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो नंबर 1, द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल शुड बी मिनिमाइज, ठीक है। सेकंड कि द फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉपेड एंड द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी इंकरेज्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कि सजेशंस शुड बी गिवन टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, ठीक है। एंड 4 है हमारे पास, सच ए डिवाइस शुड बी इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज विच रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। 5 है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड इन लिमिट क्वांटिटी एंड ऑर्गेनिक फूड शुड बी यूज मोर इन दियर फ्लैश। एंड अब होता है इसका द एंड। सो दोस्तों आज की ये वीडियो आई होप दैट आपको काफ़ी सारा मतलब हेल्पफुल रहा होगा। एंड चलो आज की इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। जो लोग कोर्स को बाय किए हैं उन लोग हमें जल्दी से जल्दी, एंड जो भी उन लोगों तक ऑलरेडी ये जा चुका होगा, एंड जो भी अभी तक बाय नहीं किए हैं वो बाय करना चाहते हैं ताकि 2 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम सही जा सके, तो आप हमें मेरा जो कॉन्टैक्ट है इस पे DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स।